नमो नमः मित्रों, मैं हूं आचार्य देशपांडे और आज हम लोग अब प्रारंभ करने जा रहे हैं मेष लग्न का द्वितीय पार्ट। जो हम पढ़ रहे थे, मेष लग्न की विशेषताएं हमने उसमें पढ़ी थी। किस प्रकार के कुछ मेष लग्न के जातक होते हैं, सामान्य रूप से कौन कौन से ग्रहों का योग यदि मेष लग्न की पत्रिका में हो तो वह कैसे फलदायी होते हैं, कौन से कारक ग्रह होते हैं, कौन से अकारक ग्रह होते हैं, सामान्य रूप से आपने समझा था। इसमें हम आगे अगले पार्ट पर चलते हैं। अगले पार्ट पर आप जानेंगे कि जैसे मेष लग्न की पत्रिका है और उसमें उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा है, उसको किन रोगों से ग्रसित होना पड़ सकता है, या उनमें और कौन से ग्रह शुभ हों तो क्या लाभ होता है, क्या फल मिलता है, कौन से ग्रह अशुभ हों तो क्या हानि होती है, इनके बारे में। तो जो मेष लग्न के जातक या जातिकाएं हों, इनमें कुछ भिन्नता भी होती है। तो जैसे जातकों के लिए होती है कि ये कुछ बुद्धि तो इनकी स्फूर्तिवान होती है, तेज होती है, परंतु ये योजनाओं में ना मत योजनाओं को पूरा नहीं करते या पूरा नहीं कर पाते। कुछ एक होते हैं जो स्फूर्ति से उसको करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं और उसमें सफल भी होते हैं, परंतु अधिकतर मेष लग्न की जातक कार्यों को बहुत ही तेजी से प्रारंभ करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। ये उनकी मतलब एक विशेष बात होती है, यही उनकी कमी होती है। परंतु जो जातिकाएं होती हैं वो बड़ी कुशल होती हैं। मेष लग्न की जातिकाएं जो होती हैं वो जब कोई योजनाएं बनाती हैं तो उनको पूरी तरीके से पूर्ण रूप देती हैं। तो इनके अंदर, इन दोनों के अंदर एक बात होती है कि ये खास करके सामने जो चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, उसके मनोभावों को समझ लेते हैं और उन्हीं के अनुसार बातें करने लगते हैं। ये अपने अंदर एक संघर्ष की भावना को दबाए रखते हैं। बहुत ही मतलब एक संघर्षवान, जिसे कहते हैं संघर्षशील। इन्हें प्राथमिक जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इक्के दुक्के होते हैं जिनका पितृसत्ता से बहुत ही मतलब बहुत मजबूत हो, सभी का उनको पूर्ण सहयोग मिल रहा हो, परंतु ज़्यादातर ऐसे नहीं होते। स्वयं के संघर्षों से ये बनते हैं। यदि कुंडली में चंद्र और मंगल और सूर्य, ये तीन, यानी कि मंगल बोले तो ये प्रथम भाव का स्वामी यानी लग्न का स्वामी, सूर्य यानी कि पंचम का, और ये सुख भाव का, यदि ये अशुभ हो जाए, देखिए ये सुख भाव है, यदि ये अशुभ हो जाएंगे और ये आपका लग्न है, शरीर जिसे कहते हैं, ये शुद्ध है, ये तीन चीजें, ये यदि अशुभ हो जाए, अशुभ का मतलब है कि छठे घर में बैठ जाए, आठवें घर में हो, ठीक है। ये तीसरा भी मंगल ना हो, इसमें मंगल यहाँ पर ना बैठा हो क्योंकि मंगल इस भाव का है, बाकी सूर्य और चंद्र की युति हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर चंद्रमा अपने से देखिए द्वादश चला जाएगा, है ना, इस कारण से। तो इस तरीके से यदि अशुभ हो तो उनकी प्रकृति अस्थिर रहती है। चंद्रमा बहुत ही मन का ही कारक है, तो इसलिए वो अस्थिर प्रकृति बनाता है। इनका स्वभाव जो होता है लगातार चेंज होता रहता है और इनके अंदर उत्तेजना जो होती है वो क्रोध का एक प्रचंड रूप धारण कर लेती है सदैव। ऐसा जब भी ये दशांतर दशा में भी देखा जा सकता है। मंगल से युक्त जो चंद्र होता है वो मन में उद्वेग पैदा करता रहता है। शरीर जो है, यदि मंगल क्षीण है या मंगल सही अवस्था में नहीं है तो शरीर कृशकाय होगा, परंतु चंद्रमा यदि उसके कहीं आसपास है, यानी उससे कहीं चार चौथे या आठवें बैठा हुआ है, यानी कि मंगल की दृष्टि से युक्त है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधी होते हैं और ये उसी क्रोध के कारण अपने बहुत सारी हानियां भी करते रहते हैं, अपनी स्वयं की हानि करवा बैठते हैं। और कुंडली में ये भी है कि देखिए बुध और मंगल यदि शुभ नहीं है, ऐसे मेष लग्न की पत्रिका में बुध और मंगल ठीक ना हो तो भाई बहन नहीं, उनके भाई बहन कम होते हैं, या भाई बहन होते भी हैं तो उनका सुख नहीं मिल पाता, ये स्थिति रहती है। और अगर उनको उनको जो, क्योंकि ये तेज तेज चलने वाले होते हैं, उत्तेजित रहते हैं, तो इस वजह से इनको चोट चपेट या किसी
वाहन इत्यादि से टकरा जाना, ठीक, या बिजली का झटका लग जाना, या कोई काम करते हुए इनको चोट इत्यादि लगना, ये साधारणतया होता है। इसलिए इनको ऐसे मामलों में सावधान रहना चाहिए। अब चूंकि कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं, कार्य प्रारंभ कर देते हैं परंतु पूरा नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनको उत्तेजना, अनिद्रा और पाचन विकृतियां, मानसिक तनाव, स्ट्रेस, है ना, ये सब भी उनके अंदर पाए जाते हैं। यानी उनको ये चीजें एक रोग की तरह मिल जाती हैं। कारण ये होता है कि ऐसे जातक ना अपने सामर्थ्य से अधिक काम की तरफ चले जाते हैं, उनको लगता है कि मैं सब कर लूंगा, ऐसा होता है। तो और जब ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं तो वो जैसे मादक द्रव्य होते हैं, तंबाकू इत्यादि हो गई, ठीक है, और जो भी नशे पत्ते वाली चीजें हैं, उन सब चीजों में फंसने लगते हैं। इनसे उनको परहेज करना चाहिए। इन्हें खूब सारी हरी सब्जियां खानी चाहिए, पौष्टिक भोजन इत्यादि का सेवन करते रहना चाहिए, जिससे उनके अंदर ये क्रोध पनप ना पनपे और मंगल के द्वारा कोई भी रक्त विकार उत्पन्न ना हो, ठीक है, उच्च रक्तचाप इत्यादि। इसलिए कुछ सावधानियां इनको सदैव ऐसे बताना चाहिए। यदि कुंडली आप देख रहे हैं और मेष लग्न का जातक है तो ये चीजें उसके अंदर होना चाहिए। उनकी कुछ जो शिक्षा उनको मिलती है उनके बारे में भी बात करते हैं कि अब सूर्य, मंगल, चंद्र और गुरु, ये चार होते हैं। ये चार इसके मुख्य कारक होंगे, मंगल, ठीक है, गुरु, सूर्य और ये चंद्र। यदि ये चार ग्रह अच्छी अवस्था में हो, यानी कि केंद्र में हो, लग्न में हो, त्रिकोण में हो, ठीक है, द्वितीयस्थ हो और आय भाव में स्थित हो, ठीक है। फलित ज्योतिष के अंतर्गत एक लाइन आती है कि 11वें भाव में कोई भी ग्रह अपना अशुभ फल नहीं देता, यानी कि हर ग्रह शुभ हो जाता है। तो इस भाव को भी लेके चलते हैं। इन चारों भावों से संबंध रखने वाले ये चार ग्रह कौन कौन से चार ग्रह? सूर्य यानी पंचमेश, चंद्र यानी चतुर्थेश, गुरु यानी नवमेश और आय का स्वामी, ठीक है, और लग्नेश यानी मंगल। यदि ये अच्छे शुभ दृष्टि में हो या शुभ भाव में हो या अच्छी डिग्री हो इनकी, ठीक है, यानी सम राशियों में हो या विषम राशियों में हो, तो उस हिसाब से जो उनकी डिग्री है, मित्र राशि में हो इत्यादि, किसी भी प्रकार से यदि ये शुभ हैं तो जातक कैसा होता है, उसकी शिक्षा व्यावसायिक होती है, शिक्षा उच्च और व्यावसायिक होती है। और ये अब बहुत मतलब शारीरिक रूप से बहुत उद्यमी होते हैं और उनका उद्यम सफल भी होता है इन चार ग्रहों के कारण। इनकी जो व्यावसायिक जो दृष्टि होती है, दृष्टि माने कि प्रवृत्ति होती है, तो वो मेडिकल, कंप्यूटर। अब देखिए, गुरु से संबंधित क्या है? गुरु से संबंधित है शिक्षा, एजुकेशन, ठीक है, और मंगल से संबंधित है क्या? इलेक्ट्रिक, इंजीनियरिंग, ठीक है, और सूर्य से संबंधित है उच्च प्रशासनिक विद्या इत्यादि, ठीक है, इनमें सफलता मिलती है। और यही यदि मंगल, सूर्य, चंद्र ये तीनों, गुरु को छोड़ दें, भाग्येश तो कहीं भी बैठेगा तो भाग्य को बलि बनाएगा ही, अच्छा कराएगा। लेकिन यदि मंगल यानी कि लग्नेश, सूर्य यानी कि पंचमेश और चंद्र यानी सुखेश, यदि ये अशुभ अवस्था में हो जाए या अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाए, राहु केतु इत्यादि से, शनि से दृष्ट हो या पाप ग्रह से दृष्ट हो, ठीक है, क्रूरता इनमें अधिक आ जाए। हालांकि सूर्य को क्रूर ग्रह कहा जाता है, मंगल को पाप ग्रह कहा जाता है, परंतु ये आपस में मित्र हैं। ये शुभ राशियों में शुभ फल देते हैं और यहाँ पर लग्नेश होने के चलते मंगल का बल बढ़ा रहता है। परंतु यहीं पर यदि ये शनि से युक्त हो जाए, ठीक है, लग्न में, तो ये पाप ग्रह से युक्त हो जाएगा। तो इसका मतलब मंगल भी पाप ग्रह और शनि भी पाप ग्रह, डबल हो गया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये इनका जो मतलब मध्यम स्तरीय शिक्षा रह जाती है, शिक्षा थोड़ा उच्च ना होकर के मध्यम स्तर की रह जाती है। और उनका जो
मतलब अधैर्य है, कहने का मतलब है धैर्य जो ना होना, अधैर्य स्वभाव जो है उसके चलते ये मात खाते हैं कार्यों में, ठीक। परंतु इनकी विद्या होती है जो, वह कुछ हद तक सफल रहती है, ऐसा कह सकते हैं। ये आर्थिक स्थिति की बात हुई। अब इनके जो प्रवृत्ति होगी उस पर भी बात हो गई, इनकी विद्या पर भी बात हो गई, कैसा क्या। अब इनकी आर्थिक स्थिति रहती कैसी है, तो उसके लिए चलते हैं अगले भाव पर, मतलब अगले एक जगह बनाते हैं हम यहाँ पर कुंडली बना लेता हूँ मैं, या हमारे पास और कुंडली हो। चलिए हम इस पे समझते हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। देखिए यहाँ पर भी मेष लग्न की ही पत्रिका है, ठीक है। तो इनके पास क्षमताएं, चूंकि मैंने जैसा बताया आपको कि मंगल और सूर्य और गुरु ये तीनों आपस में मित्र ग्रह हैं, तो इनके होने से इनके पास क्षमताएं बहुत होती हैं, यानी कई जगहों पर हाथ मारते हैं कि भाई यहाँ करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। उनके पास उद्यम भी होता है, परिश्रमी भी होते हैं, ठीक है। परंतु यदि वो धैर्य रखें और कार्यों में लगे रहें, तो ऐसे में उनमें अपार धन कमाने की क्षमता विकसित हो जाती है, ठीक है। अपार धन, और उसमें सबसे अधिक प्रभाव देता है गुरु, भाग्येश और आयेश, यानी कि आय भाव का स्वामी होने के चलते ये सबसे अधिक इनको बल देता है। मंगल उसकी ऊर्जा को संरक्षित करता है, सूर्य उसके लीडरशिप को बनाता है। तो इसलिए ये इनके पास एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। और इसके साथ में ही यदि जो क्रूर ग्रह हैं शनि, जो शुभ ग्रह है शुक्र, और जो लग्नेश और ये चतुर्थेश, इन दोनों की युति कहीं शुभ स्थिति हो जाए, यानी मंगल भी शुभ हो, मंगल शुभ हो, शनि भी शुभ हो, शुक्र भी शुभ हो, ऐसी स्थिति हो, तो ऐसे इसको एक विपुल संपदा कह सकते हैं। एक एक योग बनता है विपुल संपदा का, विपुल संपदा यानी कि अथाह संपदा जिसे कहते हैं, उसमें गिना नहीं जाता फिर कितना धन है कितना क्या है, ऐसी स्थिति उनकी होती है। खूब संपदा अर्जित करने की एक मतलब उनके अंदर पावर होती है, पावर आ जाती है। कब? जब शनि अच्छा हो, ठीक है। अब शनि मान लीजिए, शनि बैठा है आपका सप्तम में, ठीक है, और शुक्र बैठ जाए दशम में, और मंगल हो आपका, मान लीजिए यहां है मंगल, चंद्र, और यहीं सूर्य है या यहां सूर्य है, हाँ, और गुरु इनमें से कहीं हो, या मान लीजिए इस भाव में भी हो गुरु, ये एक जो स्थिति बनी सामान्य रूप से, तो देखिए सबसे पहले गुरु जिस भाव में रहता है उस भाव के फल की हानि करता है, यानी कि मृत्यु की हानि, मृत्यु की हानि यानी लाभ आपके लिए, है ना, मृत्यु की हानि। और इसकी दृष्टि अमृतमयी है भाई साहब, तो ये क्या है, ये धन है और ये कुटुंब भाव है, ठीक है। ये है आपका कुटुंब भाव, यानी परिवार का सपोर्ट और पुश्तैनी धन उसको भी देगा, ठीक है। सूर्य थोड़ा सा यहाँ स्थिति, क्योंकि ये नीच दृष्टि से इसको देखेगा, इसे कहते हैं जाया भाव, इसलिए जाया भाव को नीच दृष्टि से देखने से कुछ गर्मा गर्मी, यानी कि पारिवारिक थोड़ी सी संबंध को थोड़ा सा प्रभावित करेगा नकारात्मक रूप से। परंतु शनि यहाँ पर उच्च दृष्टि से देखेगा, तो वो शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से बड़ा बलवान होगा। सामाजिक रूप से मतलब है कि उससे जो भी व्यक्ति मिलेगा वो प्रभावित होगा। शनि हालांकि यहाँ पर नीच बैठा हुआ है, इसलिए वो परिवार को तो कष्ट दे, मतलब जो पति पत्नी का संबंध है उस बीच में यहाँ पर उसको दुख मिलेगा, परंतु शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से यहाँ पर काफी लाभ देगा। मंगल और चंद्रमा, यहाँ चंद्रमा स्वराशि होकर के माता का प्रेम, मातृधन और शुक्र की दृष्टि से युक्त होकर के मंगल और चंद्रमा ये दोनों ही शुभ हो गए। और यहाँ पर शुक्र जो है उसको अथाह संपदा देगा। क्यों? क्योंकि शनि
शनि जो है, शनि की राशि में शुक्र प्रभावी ही होता है, ठीक है, तो इसलिए और लाभ देगा। और कर्म भाव में बैठा है, फिर ये स्वामी किसका है, धन भाव का स्वामी है। और मार्केश की जो इसकी मतलब यहाँ से जो चंद्र से दृष्टि पा रहा है, मंगल से दृष्टि पा रहा है, इसलिए मारकत्व तो भी इसका कम होगा, काफी कम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए शनि की जो दृष्टि रहेगी, 1 2 3 तृतीय दृष्टि रहेगी भाग्य भाव पर, यानी कि भाग्य को भी सदैव ऊपर की ओर बढ़ाने वाला प्लस पॉइंट देता रहेगा, ठीक है। ये दशम भाव पर, शुभ भाव पर, यहाँ पर भी उसके बल को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो ये सब चीजें हैं। और इसका देखिए 1 2 3 4 5, इसकी पांचवी अमृतमयी दृष्टि द्वादश भाव पे, यानी खर्च कम खर्च करेगा या बेवजह खर्च नहीं कराएगा, व्यर्थ का खर्चा नहीं होगा, जो भी खर्च होगा वो लाभदायक होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो इस हिसाब से आर्थिक रूप में देखें तो ये विपुल संपदा का दायक ये कुंडली बन जाएगी। साथ में एक चीज मेष लग्न की पत्रिका में सदैव देखने को मिलती है, इनका जो प्रारंभिक जीवन होता है। मैं थोड़ा पढ़ाने में ना ये बहुत सारी चीजें समझा, जब तक इसको नोट्स के तौर पे यूज नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये समझ कुछ नहीं आएगा इसके बाद, ये बताते टाइम ही समझ आएगा। तो जो प्रारंभिक जीवन होता है ये काफी संघर्षमय होता है इनका, जैसा मैंने आपको बताया संघर्ष काफी रहता है, ठीक है। परंतु ये आर्थिक क्षेत्र में अपनी कार्य निष्ठा से सदैव सफलता प्राप्त करते हैं। अब चलते हैं अपन अगले वाले भाव में। अगला भाव माने कि भाव नहीं, अगले टॉपिक पर। एक है जो रोमांस और वैवाहिक सुख, मेष लग्न की ही पत्रिका है। मेष लग्न की पत्रिका में वैवाहिक सुख, देखिए वैवाहिक सुख इस पूरी कुंडली में 2 ग्रहों पर निर्भर करता है, एक तो शुक्र पर और दूसरा चंद्र पर। कहाँ उनकी कैसी स्थिति है, यदि शुक्र उसका अच्छा है, यदि और यदि स्त्री की कुंडली है, स्त्री की कुंडली है तो गुरु को देखेंगे, और पुरुष की कुंडली है तो शुक्र को देखेंगे, ठीक है। यानी कि गुरु प्लस चंद्र और शुक्र प्लस चंद्र, ठीक है। इन 2 ग्रहों को देखें तो वैवाहिक जीवन की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार ऐसे देखते हैं कि यहाँ पर शुक्र सप्तमे से इनका जो भी व्यक्ति है, यदि यह शुक्र लग्न भाव में बैठे, द्वितीय भाव में बैठे, चतुर्थ भाव में बैठे, पंचम भाव में बैठे, दशम भाव में बैठे, एकादश भाव में बैठे, ये 2 और 3 इसलिए मैंने छोड़ दिया क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु का है और ये शत्रु का है, और ये दोनों उसके परम शत्रु के हैं। यानी कि गुरु 9वीं राशि का स्वामी होता है और 12वीं राशि का स्वामी होता है, तो इसलिए अपने शत्रुओं के घर में तो शुभ नहीं होगा, है ना। परंतु यदि स्वराशिस्थ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यानी केंद्रों में हो, यदि चंद्रमा के राशि में हो, मंगल की राशि में हो, ठीक है, और इस राशि में यहाँ होने से मार्कत्व तो रहता है, परंतु फिर भी विवाह के पश्चात इसे विशेष धन लाभ होता है, ठीक। और यदि मंगल भी ऐसी कुंडलियों में शुभ हो तो वो ऐसा सुंदर व्यक्ति होता है, ऐसा सौंदर्य युक्त जातक होता है कि जो सामने विपरीत पर्सन है, मतलब कि विपरीत जेंडर है, उसको तुरंत आकर्षित कर लेता है, उसको तुरंत प्रभावित कर लेता है। और साथ में गुरु के द्वारा उसको जो गुरु और बुध के द्वारा जो प्रदत्त वाणी है, बुद्धि है, वो भी बड़ी कौशल युक्त होती है। यानी कि उसको बातें करने का जो तरीका है उससे सामान्य जन तुरंत जो है प्रभावित हो जाते हैं। यही साथ में यदि चंद्रमा और शुक्र और मंगल ये पाप से युक्त हो जाएं, यानी पाप ग्रहों से युक्त हो जाएं, या पाप ग्रहों के द्वारा दृष्ट हो जाएं, तो स्त्री के संबंध में तनाव रहता है उसको, ठीक है। पारिवारिक उलझनें उसकी बनी रहती हैं। और यदि ये लड़की की कुंडली है तो पति के साथ, और लड़के की है तो पत्नी के साथ, ये कला कलेश उनका चलता रहता है। तो
ये चीज़ देखने को मिलती है। अब विशेष रूप से एक स्त्री की कुंडली की तरफ चलेंगे, वो अगले वीडियो में चलेंगे। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव।